हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ठोस अवस्था। इसकी मैं पहले वीडियो पढ़ा चुका हूं। मैं पहले वीडियो में पढ़ाया था कि केमिस्ट्री का इतिहास क्या होता है, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या होती है, द्रव्य क्या होता है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। उन द्रव्य की अवस्थाओं में मैं पहली अवस्था ठोस के बारे में मैं बता दिया था। ठोस क्या होता है, चलो हम ठोस के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं, फिर हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, ठोस क्या होता है हमने बताया था। उसमें ठोस हमने कहा था ठोस का क्या होना चाहिए। ठोस अगर है तो उसमें एक वर्ड आया था पदार्थ, या तो ऐसे कर दो ठोस क्या कहलाता है। पदार्थ था तो पदार्थ में अवयवी कण थे। क्या थे? अवयवी कण। क्या थे? अवयवी कण। अब हमने कहा था कि द्रव्य की वह अवस्था, किसकी? द्रव्य की वह अवस्था जिसके अवयवी कणों के बीच, जिसके अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, क्या कहा था? आकर्षण बल बहुत ही क्या होता है? प्रबल होता है। आकर्षण बल का मान क्या होता है? बहुत ही प्रबल होता है, जिसके कारण से इसका आकार व आयतन निश्चित हो जाता है, ठोस अवस्था कहलाता है। यही हमने बताया था आपको। अब हमने कहा था कि इस आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। इस आकर्षण बल को अंतरा आणविक आकर्षण बल कहते हैं। आगे हम आ जाते हैं अब ठोसों के प्रकार। अब ठोसों के प्रकार की बात किया जाए तो ठोसों के प्रकार दो प्रकार की, इनके प्रकार को दो तरीकों से डिवाइड किया गया। एक नंबर एक अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। और दूसरा बात किया जाता है तो आता घटक कणों की इकाई अंतरा आणविक बलों के कारण। मतलब जो घटक कण है उनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बलों के आधार पर। घटक कणों के बीच, घटक कणों के बीच लगने वाले अंतरा आणविक बल के आधार पर हम जानेंगे। मतलब अगर ठोस के प्रकार पूछा जाए तो ठोस के प्रकार दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। नंबर दो बात किया जाए घटक कणों के बीच लगने वाले, या तो कह सकते हैं अवयवी कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल के आधार पर। तो इसमें नंबर एक करके हम पढ़ेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं नंबर 1 डाल के। अवयवी, आप लोग डालिए हेडिंग, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस के प्रकार। डालिए अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस अवस्था के प्रकार। ठीक है, अब ठोस अवस्था के दो प्रकार होते हैं। नंबर 1 आता है क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 होता है अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब क्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस को कहते हैं एमार्फस सॉलिड। अब इसमें हम नंबर एक एक करके पढ़ेंगे सारे चीजों को। अब हम नंबर 1 करके पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। चलो नंबर 1 डालते हैं क्रिस्टलीय ठोस। दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? इसमें उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों में क्या क्या कहा जाता है? जिसको मान लो अवयवी कण जैसे हो गया अणु, परमाणु,
आयन, ये सब हमारे क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। इनकी व्यवस्था जो होती है निश्चित क्रम में होती है। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है। या परिभाषा इसकी ले सकते हो, वे ठोस जिनके अवयवी, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था, अभी हम इसको समझाते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है, निश्चित क्रम में होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था, ठीक, वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि कैसा निश्चित क्रम होता है। इसको हम बताते हैं कि निश्चित क्रम क्या है। जैसे मान लो हम समझाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, दोस्तों समझना, ठीक है, ये हमारा था क्रिस्टलीय ठोस। अब इसमें हमने कहा कि इनके अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो देखो इसके अवयवी कण ऐसे ऐसे होते हैं, इनका एक निश्चित क्रम में होता है। इनका क्या है, एक निश्चित क्रम में है कि अगर इनको तोड़ दिया जाए, इसमें एक तो निकाला जाए त्रिविमी, तो एक ऐसे ही क्रम में आएंगे। इसको चाहे कितना हूं भी विखंडन कर लो, उसकी जब संरचना बनेगी तो उसके ऐसे ही बनेगी, वो निश्चित क्रम है। अगर इसमें 6 है तो इसमें भी उतने ही रहेंगे, उसी क्रम में रहेंगे। इसी को हम कहते हैं निश्चित क्रम, इसी को बोलते हैं निश्चित क्रम। ठीक है, क्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं, हमने कहा वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। आप क्रिस्टलीय ठोस के परिभाषा के नीचे आप इसका ऐसा बनाओगे, इसमें अवयवी कणों की जो संरचना देखो निश्चित है, ऐसे होगा। अभी मैं अक्रिस्टलीय भी पढ़ाऊंगा तब आपको पूरा आएगा समझ में, जब इनके अंतर बता दूंगा तो आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अभी क्रिस्टलीय ठोस है, इतना ही समझा। जैसे इसका, जैसे में लिख सकते हो हीरा, सिल्वर, ग्रेफाइट, क्वार्टज, ये इसके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। हीरा, सिल्वर, ग्रेफाइट, क्वार्टर। थोड़ी सी केमिस्ट्री रटने वाली है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ जाए। तो क्रिस्टलीय ठोस होता है वे ठोस जिनके अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित क्रम में होती है, उसको ऐसे कहते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान देने वाली चीज होती है, इसमें होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों की अधिकतर संरचना 3D होती है। एक कोई और नहीं बताएगा, मैं ध्यान से बता रहा हूं। इसकी संरचना क्या होती है, 3D होती है, अधिकतर संरचना 3D होती है। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी संरचना 2D होते हुए भी वह क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हैं। जैसे ग्रेफाइट, शर्करा, शर्करा और लवण। ये ऐसे चीज हैं जो
क्रिस्टलीय होते हुए भी ये 2D संरचना करते हैं, या 2D संरचना प्रदर्शित करते हुए भी ये क्या है, क्रिस्टलीय। अब जब आगे हम और बढ़ते हैं, जैसे हम किसी चीज की तैयारी करते हैं तो उसमें क्वेश्चन उठा के दे देता, बताओ ग्रेफाइट कौन सी संरचना प्रदर्शित करता है, 2D या 3D। तो हम तो मार के आते हैं 3D, क्योंकि हमको पता होता है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो 3D संरचना को प्रदर्शित करते हैं। लेकिन इसका एग्जाम्पल ध्यान देना, 2D में ग्रेफाइट, शर्करा और लवण जो होते हैं वो 2D संरचना को प्रदर्शित करते हुए भी वो क्या होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इसको आप नोट पॉइंट में लिख सकते हो, ये नोट पॉइंट बनाते हुए इसको लिख सकते हो। तो क्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया, क्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं, एमार्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। अभी मैं इसका अंतर बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, आगे अ लगा देंगे, अक्रिस्टलीय हो गया, आप लोग मिटा के मत करिएगा ऐसे। अक्रिस्टलीय ठोस, सेम जिसको क्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया उसको अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे लिखोगे, वे ठोस जिनके अवयवीय कण, लिख सकते हो यहां और कामा लगा के, परमाणु, आयन, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। वे ठोस जिनके अवयवी कण, कोष्टक में लिख सकते हो, अणु, परमाणु और आयन क्या निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, नहीं होते, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अक्रिस्टलीय ठोस, वे ठोस जिनके अवयवी कण, कोष्टक में मैंने लिख दिया अवयवी कण क्या होते हैं, अणु, परमाणु या आयन। ठीक है, निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते। मैं इसको समझाता हूं, मैंने कहा यू 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 ये हमारे क्या हो गया। अब हमने कहा इसके अवयवी कण है, एक कोई क्रम है निश्चित, कोई दिख रहा है एक निश्चित क्रम में, ये अपनी आकृति को बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इनके अवयवी कण पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं, उस क्रम में पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं। देखो इनका कोई एक निश्चित क्रम नहीं है, लेकिन जब हम क्रिस्टलीय ठोस बनाए थे तो उसका एक निश्चित क्रम व्यवस्थित था, उसका एक निश्चित क्रम व्यवस्थित था। अभी मैं इसको और आगे लेकर समझाना चाहता हूं। एक क्रम व्यवस्थित था कि यहां था, यहां था, यहां था, इसमें इसकी पुनरावृत्ति हो रही थी। अगर इसको इस तरह, तो ये भी देखो इसकी तरह दिख रहा था, इसकी पुनरावृत्ति उसी तरह हो रही थी, लेकिन इसमें कोई पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें अवयवी कणों का आकार उल्टा सीधा है। ठीक है, तो वे ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस की अगर जैसे भी लिख दो, एग्जाम्पल मैं देता हूं, अच्छा ये नहीं बनाना होगा, ये आप फिगर बना लेना, जैसे में लिख दो, जैसे आ गया मक्खन, कांच, कांच, प्लास्टिक, रबड़, रबड़ होता है, रबड़ इत्यादि लिख सकते हैं।
ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, समझ में आ गया। वे ठोस जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु या आयन निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, जैसे मक्खन, कांच, प्लास्टिक, रबर आदि। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा कर दिया जाता है। अभी मैं इसमें एक क्वेश्चन बताऊंगा, अगर अक्रिस्टलीय ठोस को धीरे धीरे गर्म करके ठंडा कर दिया जाता है सॉरी तो उसमें क्रिस्टलीय ठोस के गुण आ जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा क्या कि अगर अक्रिस्टलीय ठोस को गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसमें क्रिस्टलीय ठोस आ जाते हैं। इसीलिए प्राचीन काल की जो खिड़कियों में कांच लगे रहते हैं वो दुधिया कलर के हो जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा क्यों, क्योंकि हमने कहा कि कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वेश्चन आता है कि प्राचीन काल में, किसमें, प्राचीन काल में लगे हुए खिड़कियों में जो शीशे होते हैं वो दुधिया कलर के हो जाते हैं, क्यों। तो आपको लिखना पड़ेगा कि कांच जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। अब वो खिड़की में लगने के कारण वो गर्म होता है, फिर धीरे धीरे ठंडा होता है, फिर गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो जब किसी अक्रिस्टलीय ठोस को धीरे गर्म करके धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो उसमें क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं। उसमें क्या हो जाते हैं, क्रिस्टलीय गुण आ जाते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के गुण आ जाते हैं। इसी के कारण प्राचीन काल में लगे हुए खिड़कियों में जो शीशे होते हैं वो दुधिया कलर के हो जाते हैं, क्योंकि वो साफ नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उसमें कौन सा गुण आ जाएगा, क्रिस्टलीय ठोस का। और कहा गया है कि क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने लगेंगे, जिससे हमें साफ नहीं दिखेगा। ये हमारा रीजन है। आप लिखो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, लिखो कि प्राचीन काल में लगे हुए खिड़कियों के शीशे दुधिया कलर के हो जाते हैं, क्यों। इसका आप लोग लिखोगे कमेंट, अपने कॉपी में लिख के कमेंट करोगी कि सर मैंने लिख लिया। ठीक है, तो ये हमारा अक्रिस्टलीय ठोस था। कुछ समझ में आया होगा कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों का जो भी हो व्यवस्था अनिश्चित होती है। अब हम पढ़ते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर। सबसे मेन चीज हमारी यहीं से निकल के आती है, यही से ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर होते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हम अवयवों के आधार पर करते हैं। अब गुण यहां लिख देते हैं। गुण, किस गुण के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में हम अंतर बताते हैं। ठीक है, नंबर 1 घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर। नंबर 1 यहां डालो, घटक कणों की व्यवस्था के आधार। ठीक, अब घटक कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस बता सकते हो। आप लिख सकते हो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आप इसमें लिख सकते हो अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। मैंने बोला आप लिखो, मैंने बोला आप लिखो। लिख सकते हो कि क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित
अवयवीय कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आप इसमें लिख सकते हो कि अक्रिस्टलीय ठोस में अक्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवीय कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, घटक कोणों की व्यवस्था के आधार पर। नंबर आकृति। क्रिस्टलीय ठोसों की आकृति जो होती है निश्चित होती है, इनको आप बढ़ा घटा नहीं सकते, ये बढ़वा नहीं करता है, खींचो बढ़ेगा, ये निश्चित है, फिक्स है। लेकिन अक्रिस्टलीय रबड़ खींच दो बढ़ जाएगा। या इसे लिख दो, लिखो इनकी ज्यामिति और आकृति, इनकी ज्यामिति व आकृति निश्चित होती है, इनकी अनिश्चित होती है, बढ़ सकता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ध्यान से समझना। ये ठोस के आकार तो निश्चित तो होते हैं, लेकिन उनमें जो अवयवी कण होते हैं वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित न होने के कारण ये एक पूर्ण इलास्टिसिटी होते हैं, इसमें प्रत्यास्था का गुण आ जाता है। इसे पढ़ेंगे, रबड़ खींचो, देखो खींचो, खींचा, बढ़ गया, तो वो चीज होते हैं। इसीलिए इनकी ज्यामिति और आकृति निश्चित नहीं होती, इसीलिए हम ज्यामिति आकृति को लिख रहे हैं। और आकृति निश्चित नहीं होती। नंबर 3 गलनांक आता है। नंबर 3 दोस्तों आता है गलनांक। इनका गलनांक निश्चित होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही द्रव अवस्था में आते पिघलते हैं। इनका गलनांक निश्चित होता है, एक निश्चित टेम्परेचर पर ही पिघलते हैं। नीचे लिख लो, हमारी जगह कम है। एक निश्चित टेम्परेचर पर ही पिघलते हैं। इनका गलनांक फिक्स नहीं होता, अर्थात इनका जो तापमान होता है वो परास के रूप में होता। परास मतलब रेंज में। अगर कह दिया जाए कि 100 से 120 डिग्री के बीच में पिघलेगा, कह दिया जाए कि 100 और 120 डिग्री के बीच में क्या होगा, पिघलेगा, लेकिन इसमें फिक्स है। अगर 99.9 पर पिघलेगा तो 99.9 पर ही पिघलेगा, लेकिन इसमें ये फिक्स नहीं है। कभी 100 पर पिघल गया तो कभी 99 पर, कभी 120 पर। मतलब इसका जो परास होता है वो रेंज, इसका टेम्परेचर जो होता है पिघलने का वो रेंज के रूप में होता है। 100 हो गया, 120 हो गया, ऐसे रेंज के रूप में, एक निश्चित पॉइंट नहीं होता। अगला देखो एंथैल्पी। एंथैल्पी, इसमें गलन की जो एंथैल्पी होती है वो फिक्स होती है, इसमें गलन की एंथैल्पी फिक्स नहीं होती। मैं बोलता जा रहा हूं, आप लिखते जाओ। इसमें एंथैल्पी क्या होती है, फिक्स होती है, इसमें एंथैल्पी फिक्स नहीं होती है, क्योंकि जब उसका टेम्परेचर ही नहीं फिक्स है तो एंथैल्पी फिक्स नहीं हो सकती। एंथैल्पी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि एंथैल्पी क्या होते हैं,
किसी भी कोई भी परमाणु होता है उसकी संपूर्ण ऊर्जा ही क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। तो ऊर्जा जब हम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके ऊर्जा पर इफेक्ट पड़ेगा। जब ताप नहीं फिक्स, जब टेम्परेचर नहीं फिक्स, एंथैल्पी कहां से फिक्स होगी, ये ध्यान है। ठीक है, तो हमने बताया घटक कोणों की व्यवस्था के आधार पर, आकृति के आधार पर, गलनांक के आधार पर, एंथैल्पी के आधार पर। अब हम जानते हैं एक चीज इसमें आता है, अच्छा इसको स्क्रीनशॉट लो, हम हट जा रहे हैं। हो गया। अब इसकी संरचना इसमें एक आता है समदैशिक और विषमदैशिक। ये विषमदैशिक होते हैं, ये विषमदैशिक होते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है, चलो अभी मैं कुछ कोशिश करूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसी चैप्टर में मैं इसको समझा के जाऊंगा। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाइएगा मत, इसी चैप्टर में मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको पूरा डिटेल, थोड़ा सा मैं अभी समझाते हैं। ये समदैशिक होते हैं। अब हम बात करते हैं विषमदैशिक और समदैशिक। विषमदैशिक मतलब समझना कि जो इनके भौतिक गुण होते हैं, प्रॉपर्टी, एक तरफ से अगर कह दिया जाए बराबर नहीं होते। इनके भौतिक गुण हर जगह बराबर नहीं, विषम होते हैं, अलग होते हैं, इसीलिए इसे हम कह जाते हैं विषमदैशिक। लेकिन इसके भौतिक गुण जो समदैशिक होते हैं, इनके भौतिक गुण समान रूप से होते हैं, चारों दिशाओं में समान रूप से होते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है, मान लो किसी कारणवश कहीं अवयव ज्यादा हो गए, कहीं कम हो गए, तो भौतिक गुण मतलब समझते हो, उसमें कलनांक, क्वथनांक, टेम्परेचर, ये सब आते हैं। ऐसा ये हर चीज को मैंने कहा अभी समझ में नहीं आएगा, बस इसको एक बार देख लेना। हमने अंतर में मैंने बस कहा कि लिख लेना, आगे मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। ये विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। ठीक है, ये हमारे रहे अंतर। पहला अंतर घटा है घड़ों की घटक व्यवस्था के आधार पर, मतलब क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित अवयवी कण निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। आगे इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, इनकी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होती है। ठीक है, इनका गलनांक निश्चित होता है, इनका गलनांक परास के रूप में होता है। एक निश्चित टेम्परेचर पर पिघलते हैं, एक निश्चित टेम्परेचर पर पिघलते नहीं, ये परास के रूप में पिघलते हैं। ये विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। अब आता है ये दीर्घपरासी होते हैं। अगला देख सकते हो, ये दीर्घपरासी होते हैं, ये दीर्घपरासी होते हैं, ये लघुपरासी होते हैं। ये क्या होता है, लघुपरासी, ये भी व्यवस्था ही है। लघुपरासी और दीर्घपरासी मतलब क्या करना है, जैसे हमने कहा कि इसमें कणों की क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होने के कारण ये क्या होते हैं, दीर्घ में बहुत बड़ा बनाते रहते हैं। ये जैसा दिख रहा है वैसा ये दिख रहा है, वैसा ये दिख रहा है, तो इनकी संरचनाएं बहुत बड़ी दिखने लगती हैं। और लघुपरास मतलब होता है कि मतलब एक अवयवी कण ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मतलब यहां से यहां तक सेम मिला, लेकिन इसके बाद सेम नहीं मिला। ऐसा इसमें क्या होता, अगर एक तरफ पकड़ ले तो उसी तरह दिखते जा रहा है। देखो ये जैसा डब्बा वैसा डब्बा है, वैसा डब्बा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं दीर्घपरास होता है। और जो हमारे होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस, लघुपरास होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। इस पूरे लॉकडाउन का फायदा उठाओ और अपने अलग दोस्तों को भेजो जो नहीं पढ़ पाते हैं, जिनके पास कोचिंग की व्यवस्था नहीं है, उनके पास से भेजो। एकदम आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है। अगर कुछ न समझ में आया है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 54 94 78 27। इस पर आप मैसेज करो और आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।